राधे राधे दोस्तों। हम वाचन कर रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र की बुक का, जिसमें हमारा पूर्व पीठिका चल रहा है। अब पूर्व पीठिका में ही हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा इसका टॉपिक है। यद्यपि 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों को द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिसमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृति तत्व का परिचय दिया गया है, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। तो आप लोग ये अंडरलाइन कर सकते हैं, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये लिखा किसने था? जो हमारे वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य जी के पुत्र का क्या नाम है? विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ के पुत्र का नाम है गोसाई गोकुलनाथ जी हैं। इन्होंने ही 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी 1600 ईस्वी से 1640 ईस्वी के बीच इस रचना को लिखा। कौन सी? 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। तो इसके रचनाकार कौन हुए? गोकुलनाथ जी हैं। इसके रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ जी। इसको आपने अगर कहीं पे नोट कर रहे हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। आगे कौन सा है? आगे रचना है भक्तमाल। तो भक्तमाल, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। भक्तमाल भक्तमाल के कवि का क्या नाम है? नाभादास, जिनका मूल नाम है नारायण दास। इन्होंने अपने गुरु स्वामी अग्रदास जी की आज्ञा से इस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। कौन सी सन में की? 1585 ईस्वी में इसकी रचना की। तो इसकी सन क्या है? 1585 ईस्वी। किसकी? भक्तमाल की। तो इसके रचनाकार कौन है? नाभादास। और नाभादास ने किसके कहने पे ये रचना की? अपने गुरु अग्रदास के कहने पे। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अगली रचना है हमारी कविमाला। कविमाला के रचनाकार कौन है? और हाँ, ये भक्तमाल में कितने हैं कवि? भक्तमाल में 200 भक्तों की और संतों के जीवन चरित्र की महिमा का वर्णन है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि भक्तमाल में 200 भक्तों की या संतों के जीवन चरित्र की महिमा का भी वर्णन है, और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगली रचना है कविमाला। कविमाला को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। इनके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास वो वाले नहीं जिन्होंने रामायण लिखी, ये दूसरे तुलसी हैं। और इनकी रचना का काल क्या है? 1655 ईस्वी। इन्होंने ये रचना लिखी है 1655। इसमें कितने कवियों को लिया गया है? 75 कवियों का इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें अगली है रचना कालिदास हजारा। इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कालिदास हजारा ये एक ऐतिहासिक रचना है, और इसके रचनाकार हैं कालिदास त्रिवेदी। नाम से कनेक्ट हो रहा है कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी। और ये एक कौन सी रचना है? ऐतिहासिक रचना है। और इसकी सन क्या है? सन 1718 ईस्वी। 1800 ईस्वी इसकी रचना है। और इसमें कितने कवियों को लिया गया है? 212 कवियों का इसमें वर्णन किया गया है। 212। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कौन कौन सी रचना? 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला और कालिदास हजारा, ये हमारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे देखिए, किंतु इनमें कालक्रम संबद्ध आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ये पहले लिखी गई लेकिन इनका कालक्रम ये व्यवस्थित नहीं हो पाया, तो इसको किसी ने उसमें लिया ही नहीं। तो इसको तभी इसमें कहा गया इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी। यहाँ तौसो लिखा है, तौसो नहीं है, तासी है, मात्रा लगाइएगा बड़ी की ही समझा जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहला प्रयास किसने किया?
फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी, ठीक है, गार्सा दा तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दा ला लिटरेतुए एंदोई ए हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ का भी अंडरलाइन कर लीजिए। ये किसने लिखी है? गार्सा दा तासी ने लिखी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया। इन्होंने जितने भी कवि लिए, इन्होंने वर्ण क्रमानुसार उनका वर्णन किया है। इनका प्रथम भाग इनके 2 भाग थे। पहले गार्सा दा तासी ने जो लिखा था अपना जो उन्होंने लिखा था फ्रेंच भाषा में इतिहास में, तो इस्तवार दा ला लेतवे एंदुए ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था, जिसके 2 भाग थे। प्रथम भाग 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब जो द्वितीय भाग था उसके भी 3 भाग हुए, जो 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। इसका यहाँ जैसे लिखा भी है, इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित कौन सी सन में हुआ? 1871 ईस्वी में। तो आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847। और आगे दिया है 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त किया गया। दूसरे संस्करण को कितने भागों में बांटा गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने में बांटा गया? तो 3 में। वो कब हुआ पूरा? तीसरा कब हुआ? 1817 ईस्वी में विभक्त किया गया। प्राप्त संशोधन परिवर्तन किया गया। इस ग्रंथ का महत्व केवल इस दृष्टि से है कि इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। कौन से का? गार्सा दा तासी ने किसका किया? इस्तवार दा ला लिटरेतुए एंदुए ए हिंदुस्तानी का इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया। इस ग्रंथ का महत्व केवल इस दृष्टि से है कि इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तथा कवियों के रचना काल का भी निर्देश दिया गया है। किसमें दिया गया है? वर्णानुमान में दिया गया है। अन्यथा कवियों को काल क्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम से प्रस्तुत करना काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास नहीं किया। अब इनके में क्या कमी बताई जा रही है कि इन्होंने काल विभाजन नहीं किया और उसकी एवं उनकी प्रवृत्तियों यानी कि उस समय की विशेषताओं पे भी जोर नहीं दिया। तो इसलिए इसमें ये कमी बताई जा रही है कि काल विभाजन युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई भी प्रयास नहीं किया। हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं को घुला मिला देना आदि ऐसी त्रुटियां हैं। किसमें? गार्सा दा तासी के ग्रंथ में, जिसके कारण इसे इतिहास मानने में संकोच होता है। फिर भी भारत से दूर बैठकर विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने इसमें हिंदी और उर्दू के कवियों को लिया। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्रायः उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से ही माना जाता है। अब यहाँ ये कहा जा रहा है, इनकी सराहना की जा रही है कि इन्होंने दूर बैठकर विदेश में इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा और इसका प्रचार किया। और अब एक जगह यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है महत्व, ये हमारी त्रुटि में पूछा जाता है कि महत्व एग्जाम में पूछा जाता है ना, सही क्रम छाटिए। तो महत्व बहुत से लोग लिखते हैं आधा ता और वाह बना देते हैं, तो आधा ता वाह नहीं होता है, डबल आधा ता बनाते हैं फिर वाह लिखते हैं, तो महत्व सही लिखा जाता है। जैसे उज्ज्वल में एक बार आधा जा नहीं बनता, 2 बार आधा जा बनता है, तब उज्ज्वल वो वाला शब्द ठीक होता है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे गार्सा दा तासी की। तो इसमें बताया जा रहा है, इनकी सराहना की जा रही है कि इन्होंने विदेश में भी बैठकर इन्होंने इतना
2 भागों में ये ग्रंथ को लिखा। जो दूसरा भाग हमारा था जो 3 खंडों में हुआ, सन 1871 में उसका प्रकाशन हुआ। आगे देखिए, ये बात ताशी के प्रयास पर भी लागू होती है। अस्तु उनके ग्रंथ में अनेक त्रुटियों का व न्यूनताओं के होते हुए भी हम उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में उसके प्रवर्तक के रूप में गौरवपूर्ण स्थान देना उचित समझते हैं। आगे देखिए, ताशी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को है, जिन्होंने शिव सिंह सरोज 1883 में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो पहले किसने किया था? ताशी ने। ताशी के बाद शिव सिंह सेंगर ने किया। यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो रहा है शिव सिंह सेंगर और इनकी ग्रंथ का क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज, अब सरोज है तो यहाँ पे है 1883। जैसे पीछे देखिए कनेक्ट करने के लिए 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है तो 83 3 3, इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इन्होंने किसको अपना मूल आधार माना? कालिदास हजारा की जो ग्रंथ था उसको इन्होंने मूल आधार मानकर शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा। और आगे कवियों के जन्म काल, रचना काल आदि के संकेत भी दिए गए हैं। ये दूसरी बात है कि वे संकेत बहुत विश्वसनीय नहीं हैं। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का भी महत्व अधिक नहीं है, किंतु फिर भी इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित कर दिया गया है, जिससे परवर्ती इतिहासकार लाभ उठा सकते हैं। इसी दृष्टि से इसका महत्व है। तो हमारा शिव सिंह सेंगर ने कौन सी रचना ग्रंथ लिखा? शिव सिंह सरोज 1883, 3 और 3 83। अगला ग्रंथ सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इसको भी आप कर सकते हैं अंडरलाइन। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा रचित है। क्या नाम है इनके ग्रंथ का? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनके ग्रंथ का नाम है, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, गारसादा ताशी, शिव सिंह सरोज या जॉर्ज ग्रियर्सन, और 1 2 इधर उधर से दे देंगे। तो आप किसको लगाएंगे? सच्चे अर्थ में किसको कहा जा सकता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को कहा जा सकता है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कहा जा सकता है। तो इसको अंडरलाइन आप कर लीजिए। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इन्होंने गारसादा ताशी ने बताया था वर्ण के अनुसार, और इन्होंने किसके अनुसार बताया है? कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण किया है। इनके काल विभाजन संबंधी प्रयास के गुण दोषों पर आगे अलग रूप में विचार किया जाएगा, किंतु यहाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के स्वरूप एवं विकास के संबंध में जिस दृष्टिकोण का परिचय ग्रियर्सन ने दिया है वह परवर्ती इतिहासकारों के लिए भी पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ। मुख्य बात यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि इसमें ना तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया जा सकता है और न ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए भूमिका में लिखा है,
अब ये कथन देके पूछा जा सकता है, जो भी हम पढ़ेंगे इसको कथन देके पूछा जा सकता है। जैसे मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ से कथन पूछा जा सकता है, देखिए कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। यहाँ तक पूछा जा सकता है। तो ये किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। प्राकृत, अब ये प्राकृत आपको पता होगा, हमारी जो भारतीय आर्य भाषा है उसमें 3 हैं। एक तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और दूसरी जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत आती है हमारी, और लौकिक संस्कृत आती है। और दूसरी आती है मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा आती है। और तीसरी कौन सी है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये हमारी कौन सी भाषाएं हैं? भारतीय आर्य भाषा। उसमें से कौन सी? प्राकृत की बात की जा रही है। प्राकृत में लिखी हुई पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो किसके अंतर्गत नहीं आती है? ये किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। मैं ना तो अरबी भाषी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ, और ना ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैंने इन अंतिम को उर्दू वालों को अपने इस विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गारसा दातासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। इस प्रकार हिंदी भाषा के संबंध में जिस स्पष्ट एवं निवृत्त दृष्टि का परिचय ग्रियर्सन ने दिया, वह निश्चय ही उस युग की भूमिका में महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, तथा ये भी कहा जा सकता है कि दृष्टि की इसी स्वच्छता के कारण वे अपने लक्ष्य में सफल हो सके। ग्रियर्सन की दूसरी विशेषता ये है कि उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार शोध के रूप में ताशी एवं शिव सिंह सेगर के ग्रंथों के अतिरिक्त भक्तमाल गोसाई चरित्र, हजारा, काव्य संग्रह आदि 17 रचनाओं का उल्लेख करते हुए स्थान स्थान पर मूलाधारों के संदर्भ संकेत भी दिए हैं, जिससे उनकी इस तटस्थ प्रामाणिकता और ईमानदारी का बोध होता है, जो किसी भी इतिहासकार के लिए आवश्यक है। ये दुर्भाग्य की बात है कि परवर्ती हिंदी साहित्यकारों द्वारा इस परंपरा का निर्वाह सम्यक रूप में नहीं हो सका। अपनी दृष्टि एवं पद्धति पर प्रकाश डालते हुए ग्रियर्सन ने लिखा है कि उन्होंने सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ग्रंथ को कालखंडों में इन्होंने विभक्त किया है, यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं। ग्रंथों को कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेषक का सूचक है। प्रत्येक काल के गौण कवियों का अध्याय विशेष के अंत में उल्लेख किया गया है। विभिन्न युगों के कवि प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों के भी उद्घाटन का प्रयास उनके द्वारा हुआ है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना, यहाँ पे अंडरलाइन आप लोग कर लीजिए। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण इन्होंने किसमें करा है? चारण काव्य, धार्मिक काव्य और प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना। ये कब किया है? 16वीं 17वीं सदी में के युग में इन्होंने किया। हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किसने माना है? इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। हिंदी काव्य को स्वर्ण युग किसने माना है? ग्रियर्सन ने माना है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, किसने माना है स्वर्ण युग? ग्रियर्सन ने। की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जिन्हें किंचित संशोधित एवं नूतन शब्दों में प्रस्तुत करके परिवर्तित इतिहासकारों ने भारी श्रेय प्राप्त किया है।
वस्तुतः 19वीं सदी के अंतिम चरण में, जबकि हिंदी साहित्य क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपराओं का श्री गणेश भी न हुआ था, हिंदी भाषा एवं उनके काव्य की ऐसी स्पष्ट, सूक्ष्म एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत कर देना ग्रसन की अद्भुत प्रतिभा शक्ति एवं गहन अध्ययनशीलता को प्रमाणित करता है। ग्रसन की अद्भुत, यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ग्रसन की अद्भुत प्रतिभा शक्ति एवं अध्ययनशीलता को प्रमाणित करता है। यह दूसरी बात है कि उनका ग्रंथ अंग्रेजी में रचित होने के कारण, इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा था ग्रंथ अपना? अंग्रेजी भाषा में, कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका, जिससे परिवर्तित युग के अनेक इतिहासकारों जो उनकी धारणाओं और स्थापनाओं को पल्लवित करके हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर सके और उस यश के भागी बने जो वस्तुतः ग्रसन का दायित्व था। आज यहाँ तक ही करते हैं, और जो भी मैंने यहाँ अंडरलाइन करवाई है उसको आप अपने नोट डाउन करते चलिए या अपनी बुक में अंडरलाइन करते चलिए, और इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करिएगा। तो आपके लिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मैंने यहाँ पे लाइन अंडरलाइन करवाई हैं, बहुत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस इतिहास में से, यहाँ से जहाँ जहाँ से मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ वहाँ वहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको पढ़िएगा। धन्यवाद।